सिंगापुर कभी एक बहुत ही छोटा सा द्वीप हुआ करता था, जिसके पास न तो कोई प्राकृतिक संसाधन थे, न तेल, न गैस, न खनिज, कुछ भी नहीं। फिर भी सिर्फ 50 सालों के अंदर वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो गया। आज हालात ये हैं कि वहाँ का औसत नागरिक औसत अमेरिकी से भी ज्यादा अमीर है। लेकिन अगर हम 1965 में वापस जाएं, तो उस समय हर कोई मान चुका था कि सिंगापुर अब खत्म हो चुका है। उसे मलेशिया से बाहर निकाल दिया गया था। देश के पास न संसाधन थे, न सेना, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही थी। देश का आकार न्यूयॉर्क सिटी से भी छोटा था और चारों तरफ ऐसे पड़ोसी थे जो उसे पसंद नहीं करते थे। एक के बाद एक संकट खड़े थे और सवाल ये था कि पहले किसे सुलझाया जाए। लेकिन सच्चाई ये थी कि सारे संकट एक साथ थे और उन्हें एक साथ ही झेलना था। इस चमत्कारी वापसी को समझने से पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा। सदियों तक सिंगापुर बस एक साधारण सा मछुआरों का गांव था, न कोई खास पहचान, न कोई महत्व। लेकिन 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी स्टैमफोर्ड रैफल्स वहां पहुंचा और उसने इस जगह को अलग नजर से देखा। उसने कहा कि ये दलदली और मच्छरों से भरी जगह भले ही बेकार लगे, लेकिन इसकी लोकेशन सोने के बराबर है। भारत और चीन के बीच स्थित ये द्वीप व्यापार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। यूरोप, भारत और चीन के बीच आने जाने वाले जहाजों को यहीं से गुजरना पड़ता था। ये ठीक वैसा था जैसे दुनिया के सबसे व्यस्त हाईवे पर टोल बूथ का मालिक होना। ब्रिटिश शासन में सिंगापुर तेजी से बढ़ने लगा। चीन, भारत और मलय क्षेत्र से लोग यहाँ काम की तलाश में आने लगे। कुछ 100 लोगों की आबादी देखते देखते लाखों में बदल गई। सिंगापुर एशिया में ब्रिटेन का एक अहम व्यापारिक केंद्र बन गया, एक ऐसा बंदरगाह शहर जो हर दिन भारी मुनाफा कमा रहा था। हालांकि इस कमाई का सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को ही मिल रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, तभी दूसरा विश्व युद्ध आया और जापान ने हमला कर दिया। अंग्रेजों को पूरा भरोसा था कि हमला समुद्र से होगा, इसलिए उनकी सारी भारी तोपें समुद्र की तरफ लगी थी। लेकिन जापानी सेना ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वे उत्तर दिशा से घने जंगलों के रास्ते आ गए। अंग्रेजों को लगता था कि जंगल से सेना लाना नामुमकिन है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। फरवरी 1942 में जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया और इसे ब्रिटिश सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी हार कहा गया। अंग्रेजों की एक ही दिशा पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता और एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट उनकी पूरी रक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर गया। इसके बाद जो दौर आया वो बेहद भयावह था। जापानी कब्जे के दौरान हजारों लोग मारे गए, खाने पीने की भारी कमी हो गई और लोगों का जीवन नरक बन गया। जापान ने सिंगापुर का नाम बदलकर शोनान रख दिया, जिसका मतलब था दक्षिण की रोशनी। लेकिन असलियत में वो दौर अंधकार से भरा हुआ था। 1945 में युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटिश वापस लौटे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। स्थानीय लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया था कि जिस ब्रिटिश साम्राज्य को अजेय माना जाता था, वो सिर्फ कुछ दिनों में टूट गया। लोगों का भरोसा खत्म हो चुका था और आजादी की मांग उठने लगी। अंग्रेजों ने समझाने की कोशिश की कि सिंगापुर खुद से देश नहीं चला पाएगा, लेकिन लोगों का जवाब साफ था। उन्होंने 3 साल तक बिना अंग्रेजों के जीना सीख लिया था, इसलिए अब वे खुद फैसले लेने के लिए तैयार थे। यहीं से सिंगापुर की स्वतंत्रता की यात्रा शुरू हुई। लेकिन आजादी के साथ नई समस्याएं भी आईं। सिंगापुर बहुत छोटा था, आबादी ज्यादातर चीनी थी और चारों तरफ मलय बहुल क्षेत्र थे। अंग्रेजों ने सोचा कि एक आसान रास्ता यही है कि सिंगापुर को मलेशिया के साथ जोड़ दिया जाए और एक नया देश बना दिया जाए। उस वक्त ये फैसला एक प्रयोग जैसा था, जिसमें खुद अंग्रेज भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे कि ये काम करेगा या नहीं। शायद नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 1963 में सिंगापुर ने मलेशिया, सबा और सरवाक के साथ मिलकर मलेशिया का गठन किया। उस समय यह फैसला कागज पर काफी अच्छा लग रहा था। सिंगापुर को एक बड़े भूभाग और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच मिलने वाली थी, जबकि मलेशिया को सिंगापुर की आर्थिक समझ और व्यापारिक विशेषज्ञता का फायदा मिलना था। बहुत जल्दी दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया। मलेशियाई सरकार, जिस पर जातीय मलय समुदाय का वर्चस्व था, ऐसी नीतियां चाहती थी जो मलयों को प्राथमिकता दें, जबकि सिंगापुर के नेता ली कुआन यू एक मलेशियाई मलेशिया चाहते थे, जहां सभी नस्लों को बराबरी का अधिकार मिले। लेकिन मलेशियाई प्रधानमंत्री के लिए ये सोच स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। समझौता खत्म और ऊपर से सिंगापुर पर टैरिफ भी लगा दिए गए। ये सिंगापुर के लिए खुला झटका था। हालात बिगड़ते चले गए, नस्लीय दंगे भड़क उठे, लोगों की जान गई और स्थिति इतनी खराब हो गई कि साथ रहना नामुमकिन हो गया।
आखिरकार 1965 में मलेशियाई पार्लियामेंट ने सिंगापुर को मलेशिया से बाहर निकालने के पक्ष में वोट कर दिया। एक झटके में सिंगापुर अलग हो गया। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र देश बन गया और ली कुआन यू, जिसने मलेशिया में शामिल होने के लिए इतनी मेहनत की थी, टीवी पर आकर फूट फूट कर रो पड़े। वो खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि डर के थे, क्योंकि उन्हें पूरी तरह लगता था कि सिंगापुर अब बर्बाद होने वाला है। और सच कहें तो ऐसा सोचने की उनके पास पूरी वजह थी। 1965 में सिंगापुर की हालत बेहद खराब थी। देश के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, न तेल न खनिज, यहाँ तक कि पीने के लिए पर्याप्त मीठा पानी भी नहीं था। कोई मजबूत सेना नहीं थी। चारों तरफ बड़े पड़ोसी देश थे जो उस पर शक की नजर से देखते थे। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, नस्लीय तनाव अंदर ही अंदर सुलग रहा था और अर्थव्यवस्था पूरी तरह ब्रिटिश सैन्य अड्डों पर निर्भर थी, जिनकी किसी भी वक्त हट जाने की संभावना थी। साफ शब्दों में कहें तो सिंगापुर के बचने की उम्मीद बहुत कम लग रही थी। लेकिन ली कुआन यू ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही असली ताकत है, हमारी लोकेशन। जहाज अब भी यहाँ से गुजर रहे थे। अगर सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र और वित्तीय हब बन सकता है तो शायद वो जिंदा रह सकता है। लेकिन इसके लिए पहले बुनियादी समस्याओं को हल करना जरूरी था, और सच्चाई ये थी कि लगभग हर चीज एक समस्या थी। सबसे पहली समस्या थी पानी। सिंगापुर पानी के लिए मलेशिया पर निर्भर था, और अगर मलेशिया ने नल बंद कर दिया तो देश प्यास से मर सकता था। इसलिए फैसला लिया गया कि सिंगापुर को अपना पानी खुद तैयार करना होगा। हर जगह जलाशय बनाए जाएंगे। पूरा द्वीप पानी पकड़ने वाले क्षेत्रों से ढक दिया जाएगा। यहाँ तक कि इमारतों की छतों को भी पानी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने की तकनीक पर काम शुरू किया गया। उस समय ये नामुमकिन लगता था, लेकिन ली कुआन यू का साफ जवाब था कि अगर तकनीक मौजूद नहीं है तो उसे विकसित किया जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी समस्या थी अर्थव्यवस्था। सिंगापुर की आमदनी का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश सैन्य अड्डों से आता था, लेकिन ब्रिटेन के जाने की तैयारी साफ दिख रही थी। सिंगापुर को उद्योग चाहिए थे, फैक्ट्रियां चाहिए थीं और लोगों के लिए नौकरियां चाहिए थीं। इस दौर में ज्यादातर विकासशील देश आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे थे। वे व्यापारिक बाधाएं खड़ी कर रहे थे और विदेशी कंपनियों को दूर रखते थे। लेकिन ली कुआन यू ने इस सोच को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर इतना छोटा है कि आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता, इसलिए वो बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाएगा। सिंगापुर दुनिया का सबसे ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली देश बनेगा। भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, सरकार को तेज और कुशल बनाया जाएगा, टैक्स कम होंगे, कानून का सख्त पालन होगा और विदेशी कंपनियों को खुले दिल से बुलाया जाएगा। सिंगापुर पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल बनेगा। भले ही बाकी विकासशील देश इसे बिक जाना कहें, लेकिन ली कुआन यू को भरोसा था कि कुछ दशकों में सिंगापुर अमीर होगा और आलोचक वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगली बड़ी समस्या थी आवास। उस समय ज्यादातर सिंगापुर वासी झुग्गियों में रहते थे, भीड़ भाड़ वाली, गंदी और आग लगने के खतरे से भरी बस्तियों में। ली कुआन यू ने खुद इन इलाकों का दौरा किया और साफ कहा कि ये हालात अस्वीकार्य हैं। जब अधिकारियों ने कहा कि सरकार के पास सार्वजनिक आवास के लिए पैसे नहीं हैं, तो उनका जवाब सीधा था, पैसे खोजो। उनका लक्ष्य था कि एक पीढ़ी के अंदर हर सिंगापुर वासी के पास एक सम्मानजनक घर हो। लोगों को ये असंभव लग रहा था, लेकिन ली कुआन यू का मानना था कि हर चीज असंभव लगती है जब तक कोई उसे करके न दिखा दे। हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने तेजी से अपार्टमेंट बनाना शुरू किया और खास बात ये थी कि ये घर सिर्फ दिए नहीं गए, बल्कि लोगों के लिए खरीदने लायक बनाए गए, ताकि वे खुद को उस देश का हिस्सा महसूस कर सकें। सिंगापुर ने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड शुरू किया, जो असल में जबरन बचत की व्यवस्था थी। हर काम करने वाले व्यक्ति को अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाना जरूरी था और वही पैसा वो अपने सरकारी अपार्टमेंट खरीदने में इस्तेमाल कर सकता था। इसका मतलब ये था कि लोग अपने घर के मालिक बने, उनका देश में सीधा हिस्सा बन गया। सरकार को वही पैसा वापस मिला जिससे और ज्यादा हाउसिंग बनाई जा सके और हर किसी के पास रिटायरमेंट के लिए बचत भी हो गई। ये एक जीनियस सिस्टम था। 1980 के दशक तक सिंगापुर के 80% से ज्यादा लोग ऐसे पब्लिक हाउसिंग में रह रहे थे जो उनके खुद के थे। सिंगापुर की सफलता की सबसे अहम चाबी शिक्षा थी। ली कुआन यू का मानना था कि अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो हमारे लोग ही हमारा संसाधन है। हर किसी को शिक्षित करना जरूरी है। जब कहा गया कि बहुत से सिंगापुर वासी अनपढ़ हैं, तो जवाब था तो उन्हें पढ़ाओ, स्कूल बनाओ, बहुत सारे स्कूल बनाओ और शिक्षा की भाषा अंग्रेजी रखो, क्योंकि देश में चीनी, मलय और भारतीय समुदाय थे जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अंग्रेजी एक न्यूट्रल भाषा थी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा भी थी। इससे बच्चे अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा दोनों में निपुण हो सकते थे और दुनिया में कहीं भी व्यापार कर सकते थे। ये फैसला विवादित था। कुछ लोगों को लगा कि ली स्थानीय संस्कृति को मिटा रहे हैं, लेकिन ली को इसकी परवाह नहीं थी। वो लंबा खेल खेल रहे थे।
आखिरी बड़ी समस्या थी रक्षा। 1965 में सिंगापुर के पास लगभग कोई सेना नहीं थी और वो बड़े पड़ोसियों से घिरा हुआ था। उत्तर में मलेशिया और दक्षिण में इंडोनेशिया। सवाल ये था कि अगर उन्होंने हमला कर दिया तो क्या होगा। ली कुआन यू का जवाब साफ था, हमें खुद को निगलने में जहरीला बनाना होगा। हर पुरुष नागरिक को सेना में सेवा करनी होगी। हर किसी को लड़ना सीखना होगा। अगर कोई हम पर हमला करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिंगापुर ने अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू की और आज भी हर सक्षम पुरुष को 2 साल सेना में सेवा देनी होती है। सिंगापुर सशस्त्र बल दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक बन गए, आधुनिक हथियार और बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ। लेकिन इन सभी नीतियों की सबसे बड़ी बात ये थी कि वे काम कर गईं, सच में बहुत ज्यादा काम कर गईं। 1970 के दशक तक विदेशी कंपनियां सिंगापुर में उमड़ पड़ी। बंदरगाह का तेजी से विस्तार हुआ, नई इंडस्ट्री खड़ी हुई, अर्थव्यवस्था 2 अंकों की रफ्तार से बढ़ने लगी। सिंगापुर वही बनता जा रहा था जिसकी कल्पना ली कुआन यू ने की थी, एशिया का ट्रेडिंग हब और फाइनेंशियल सेंटर। लेकिन सिंगापुर सिर्फ अर्थव्यवस्था का मामला नहीं था, ये नियंत्रण का भी मामला था। ली कुआन यू एशियाई मूल्यों में विश्वास करते थे, जहां व्यक्तिगत आजादी से ज्यादा सामाजिक व्यवस्था को महत्व दिया जाता है। इसी सोच की वजह से सख्त कानून लागू किए गए। च्युइंग गम पर बैन, कूड़ा फेंकने पर भारी जुर्माने, तोड़फोड़ पर कड़ी सजा, मीडिया पर सरकार का कड़ा नियंत्रण और राजनीति में सीमित विपक्ष। पीपल्स एक्शन पार्टी ने लंबे समय तक सत्ता पर पकड़ बनाए रखी। पश्चिमी देशों ने सिंगापुर को तानाशाही कहा, लेकिन ली कुआन यू का जवाब था, नतीजे देखो, साफ सड़कें, कम अपराध, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और ऊंची साक्षरता। उनका कहना था कि आप एक असफल देश में पूरी आजादी रख सकते हैं या फिर व्यवस्था और समृद्धि चुन सकते हैं। ज्यादातर लोग समृद्धि चुनते हैं। क्या ली सही थे या गलत, ये बहस किसी और दिन के लिए है। लेकिन एक बात निर्विवाद है, ये मॉडल काम कर गया। सिंगापुर एक ही पीढ़ी में 3rd वर्ल्ड से 1st वर्ल्ड बन गया। 1990 के दशक तक सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय ब्रिटेन से भी ज्यादा हो गई। वही ब्रिटेन जिसने कभी उस पर राज किया था। झुग्गियां खत्म हो चुकी थी, उनकी जगह चमकचमाती ऊंची इमारतें थीं। बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक था। हवाई अड्डा विश्व स्तरीय था। अर्थव्यवस्था मजबूत और विविध थी। सिंगापुर एशियन टाइगर बन चुका था, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ। 2015 में ली कुआन यू का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। पूरा देश शोक में डूब गया। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। उनके तरीकों के बारे में आपकी जो भी राय हो, उनके नतीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक छोटे से गरीब और संसाधन विहीन द्वीप को, जिसे सब खत्म मान चुके थे, दुनिया के सबसे सफल देशों में बदल दिया, जिसकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से भी ज्यादा है। 1965 में टीवी पर रोने वाला देश आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। हालांकि आज भी चुनौतियां मौजूद हैं। आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जन दर कम है, घर महंगे हैं और सोशल मीडिया और वैश्वीकरण के दौर में सख्त सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। फिर भी एक बात तय है, सिंगापुर की कहानी आधुनिक इतिहास की सबसे असाधारण कहानियों में से एक है। एक छोटा सा द्वीप बिना संसाधनों के, सिर्फ इच्छा शक्ति, समझदारी भरी नीतियों और असफलता को न मानने वाले नेता की वजह से 50 साल से भी कम समय में एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, या तो हम सफल होते या हम मर जाते, और उन्होंने सफलता को चुना। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि कुछ असंभव है, तो सिंगापुर को याद करना, क्योंकि सिंगापुर को भी कभी असंभव ही कहा गया था।